नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हितेश और स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सोशल साइंस के लगभग 100 क्वेश्चंस को इस वीडियो में देखेंगे, जो आपको हर प्रकार के टीचिंग एग्जाम, चाहे वो रीट हो, सीटेट हो, केवीएस का हो या कोई अन्य पात्रता परीक्षा हो, आपको बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नई वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। तो बिना किसी देरी के, बिना आपका टाइम वेस्ट किए, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में कुल कितने बंदरगाह हैं? ऑप्शन 1 15, ऑप्शन नंबर 2 16, ऑप्शन नंबर 3 12, ऑप्शन नंबर 4 13। तो दोस्तों भारत में कुल बंदरगाह की संख्या है 13। जो कुल बड़े बंदरगाह हैं दोस्तों, उनकी संख्या है 13। चलिए अगले सवाल के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द्वीप समूहों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। पहला है 4516.6 किलोमीटर, दूसरा 7616.6 किलोमीटर, तीसरा है 7516.6 किलोमीटर और आखिरी है 7716.6 किलोमीटर। तो दोस्तों बताइए, भारत की तट रेखा की कितनी लंबाई है द्वीप समूहों सहित? और इसका सही आंसर है दोस्तों 7516.6 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 3 बीघा कॉरिडोर के बारे में कौन सा कथन सत्य है? भारत तथा श्रीलंका के मध्य विवादित क्षेत्र है, भारत तथा नेपाल के मध्य विवादित क्षेत्र है, भारत तथा बांग्लादेश के मध्य विवादित क्षेत्र है, या फिर भूटान तथा भारत के मध्य विवादित क्षेत्र है? तो इसका ऑप्शन होगा दोस्तों भारत तथा बांग्लादेश के मध्य विवादित क्षेत्र। जो 3 बीघा कॉरिडोर है वो भारत तथा बांग्लादेश के मध्य विवादित क्षेत्र को कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन के ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भूटान के साथ निम्न में से कौन सा राज्य सीमा नहीं बनाता? ध्यान दीजिएगा, इसमें पूछा गया है नहीं बनाता। भूटान के साथ कौन सा राज्य सीमा नहीं बनाता है? तो ऑप्शन हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? भारत तथा चीन, भारत तथा पाकिस्तान, भारत तथा बांग्लादेश, या फिर भारत तथा श्रीलंका? इसका सही आंसर है दोस्तों भारत तथा चीन। जो मैकमोहन रेखा है वो भारत तथा चीन के मध्य स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा गया है। कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ऑप्शन है 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। दूसरा है, यह रेखा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने में समय वृद्धि होती है। तीसरा है, यह रेखा पूर्व से पश्चिम की ओर पार करने में 1 दिन की वृद्धि होती है। और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों, इस रेखा के पश्चिम से पूर्व की ओर पार करने में 1 दिन की कमी होती है। तो ऑप्शंस को दोस्तों पढ़िए और बताइए कौन सा ऑप्शन ज़्यादा उचित है लग रहा है। इसका ऑप्शन है दोस्तों
ऑप्शन नंबर 2, यह रेखा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने में समय में वृद्धि होती है। तो इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रीनविच मध्य समय भारतीय मानक समय से कितने घंटे पीछे है? जो ग्रीनविच समय है वो भारतीय मानक समय से कितने घंटे पीछे है? ऑप्शन है 4.5 घंटे, 3.5 घंटे, 2.5 घंटे और 5.5 घंटे। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन आएगा 5.5 घंटे। जो ग्रीनविच मध्य समय रेखा है वो भारतीय मानक समय से 5.5 घंटे पीछे है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? ऑप्शन है मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम। और दोस्तों इसका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। जो भारत का सबसे पूर्वी राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश है। दोस्तों आप अपना स्कोर काउंट करते रहिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? अर्थात भारत का जो जलवायु है वो कैसी है? ऑप्शन है आर्द्र जलवायु, शुष्क जलवायु, या फिर उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, या फिर शीतोष्ण कटिबंध मानसूनी जलवायु। दोस्तों ये थोड़ा सा करेक्शन है, यहाँ कर लीजिएगा, बाकी ऑप्शंस में कोई गलती नहीं है, ये थोड़ा कट कर देते हैं। तो बताइए दोस्तों भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु भारत में पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? जो पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, दमन और दीव, इनमें से केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दोस्तों इसका सिंपल सा आंसर है दमन और दीव इन 4 ऑप्शंस में से केंद्र शासित प्रदेश है। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? इसके ऑप्शन है काठमांडू, हेग, यूरोप, अमेरिका। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों दक्षेस का जो मुख्यालय है वो उपस्थित है काठमांडू में, ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? ऑप्शन है 181, 179, 180 या फिर 176। भारत में कुल अक्षांश रेखाएं पूछी गई हैं दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 179। जो भारत में कुल अक्षांश रेखाएं हैं वो है 179। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन है 6 राज्यों से, 7 राज्यों से, 8 राज्यों से, या फिर इनमें से कोई नहीं। उम्मीद करता हूं दोस्तों इसका आपने भी सही आंसर टिक किया होगा, और ये है ऑप्शन नंबर 3। जो भारत में कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम देश कौन सा है? ऑप्शन है चीन, यूएसए, नेपाल और इंडोनेशिया। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया है, ऑप्शन नंबर 4। इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में कौन कौन से राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं? ऑप्शंस को ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा दोस्तों। इसमें पूछा गया है कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं, जिनकी सीमा बांग्लादेश के साथ टच होती है। ऑप्शंस हैं मणिपुर, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ऑप्शन नंबर 2 है पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। ऑप्शन नंबर 3 है नागालैंड, असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। और ऑप्शन नंबर 4 है अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम।
तो दोस्तों ध्यान से पढ़िए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, और अपनी प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से चेक कीजिएगा ताकि खुद को रियलाइज हो आपका लेवल क्या है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा और मिजोरम, मेघालय। इन जो राज्य हैं इनसे बांग्लादेश की सीमा टच होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दोस्तों क्षेत्रफल के हिसाब से बताना है। ऑप्शंस हैं लक्षद्वीप, दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और चंडीगढ़। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने भी ऑप्शन नंबर 3 अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर क्लिक किया होगा, तो ये आपका क्वेश्चन जरूर सही होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, डुरंड रेखा किन दो देशों के मध्य है? ऑप्शन है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य, चीन और नेपाल के मध्य, भारत और पाकिस्तान के मध्य, या फिर भारत और नेपाल के मध्य। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य। जो डुरंड रेखा है वो है दोस्तों अफगानिस्तान और पाकिस्तान देश के मध्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा किन देशों से मिलती है? ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 है नेपाल, चीन, भूटान। ऑप्शन नंबर 2 है बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। ऑप्शन नंबर 3 है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन। ऑप्शन नंबर 4 है भूटान, चीन, म्यांमार। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, जो पश्चिम बंगाल राज्य है इसकी सीमा मिलती है बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है? भारत की जो मुख्य भूमि है उसकी तट रेखा की लंबाई पूछी गई है दोस्तों। ऑप्शंस आपके सामने स्क्रीन पर हैं। 7100 किलोमीटर, 5100 किलोमीटर, 7500 किलोमीटर, या फिर 6100 किलोमीटर। तो इसका ऑप्शन होगा बिल्कुल सही 6100 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये हमारी सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। यह है दोस्तों, भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन है दादर नगर हवेली, दमन व दीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, या फिर लक्षद्वीप। बिल्कुल दोस्तों इसका आंसर होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो सबसे लंबी तट रेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश है। दक्षिणी प्रायद्वीप भाग मुख्य रूप से किस भाग का है? ऑप्शन है हमारे पास गोंडवाना लैंड का, अंगारा लैंड का, या फिर टेथिस सागर का, या फिर पेंजिया का। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों गोंडवाना लैंड। जो दक्षिणी प्रायद्वीपीय भाग है ये गोंडवाना लैंड के अंदर आता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से भारत के भौतिक प्रदेश कौन से हैं? ऑप्शन है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार, तीसरा है मध्यवर्ती विशाल मैदान, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पेंजेया के चारों ओर विस्तृत जल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है टेथिस सागर, पेंथालासा, टेथिस सागर और पेंथालासा दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों पेंथालासा, ऑप्शन नंबर 2। जो पेंजेया के चारों ओर विस्तृत जल होता है उसको पेंथालासा कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन है 4, 5, 2, या फिर 3।
तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी जो 3 है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एशिया की रीढ़ किस पर्वत श्रेणी को कहा जाता है? ऑप्शन है अरावली पर्वत, माउंट एवरेस्ट, कराकोरम पर्वत श्रेणी, कैलाश पर्वत श्रेणी। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा वो होगा कराकोरम पर्वत श्रेणी। इसको एशिया की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट, राकापोसी, नंगा पर्वत या फिर इनमें से कोई भी नहीं। जी बिल्कुल दोस्तों, आपने भी यही लगाया होगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर कौन सा है? ऑप्शन है बियाफो ग्लेशियर, बाल्टोरो ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर या फिर बटूरा ग्लेशियर। इसका आंसर होगा दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर। जो सियाचिन ग्लेशियर है भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बियाफो ग्लेशियर कौन सी घाटी में स्थित है? ऑप्शन है हुंजा घाटी, सिगार घाटी, नुब्रा घाटी या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सिगार घाटी, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कराकोरम पर्वत श्रेणी के पश्चिमी छोर पर कौन सा पठार स्थित है? इसके ऑप्शन है प्रायद्वीपीय पठार, पामीर का पठार या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों पामीर का पठार, यानी ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक तीक्ष्ण धार वाली चोटी कौन सी है? जो विश्व है उसमें सबसे तीक्ष्ण धार वाली चोटी कौन सी है? ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, गौरीशंकर या फिर राकापोसी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 राकापोसी। जो राकापोसी है वो विश्व की सबसे तीक्ष्ण धार वाली चोटी मानी जाती है। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं? ऑप्शन है दोस्तों हरियाणा, गुजरात, जम्मू और कश्मीर या फिर पंजाब। दोस्तों इसका आंसर होगा गुजरात। गुजरात में जो है हड़प्पा नगर के सबसे ज़्यादा संख्या में वो नगर मिले हैं। इसके बाद दोस्तों हरियाणा में भी हड़प्पा के नगरों की संख्या बहुत अधिक प्राप्त हुई है और राजस्थान में भी हड़प्पा सभ्यता के व्यापक स्रोत प्राप्त हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रचा गया था? ऑप्शन है पाली, संस्कृत, प्राकृत या फिर अंग्रेजी भाषा में। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा संस्कृत भाषा, ऑप्शन नंबर 2। जो ऋग्वेद है वो मूल रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई रचना थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक थे। ऑप्शन है प्रसेनजीत, ऑप्शन 2 बिंबिसार, ऑप्शन 3 अजातशत्रु, ऑप्शन 4 महावीर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बिंबिसार। जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद का पहला शासक था वो बिंबिसार को माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है? ऑप्शन है धम्म, अहिंसा, संघ, बुद्ध।
तो दोस्तों बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में बुद्ध, संघ एवं धम्म शामिल है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा अहिंसा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है? ऑप्शन है संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता, ऑप्शन नंबर 2 है लोकसभा सदस्य, ऑप्शन 3 है विधानसभा के सदस्य, ऑप्शन 4 है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 विधानसभा के सदस्य। जो राज्यसभा सदस्यों का चुनाव है वो विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। और आपको पता होगा दोस्तों राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होती है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था? ऑप्शन है राष्ट्रपति और संघीय, राष्ट्रपति और एकात्मक, संसदीय और संघीय, संसदीय और एकात्मक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 संसदीय और संघीय। भारत द्वारा संसदीय और संघीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। भारत द्वारा संसदीय प्रणाली को ब्रिटिश संविधान है उससे लिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं? ऑप्शन है 84, 47, 74 या फिर 48। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 84। जो अनुसूचित जातियां हैं उनके लिए 84 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं, जबकि अनुसूचित जनजातियों के लिए कुल 47 सीटें आरक्षित हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है? ऑप्शन है स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या फिर समानता का अधिकार। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों समानता का अधिकार, ऑप्शन नंबर 4। जो संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण समानता के अधिकारों का उल्लंघन होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन है दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की आज़ादी का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या फिर शिक्षा का अधिकार। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर होगा संपत्ति का अधिकार। भारत के संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। इसे संविधान के अनुच्छेद 300 क के तहत वैधानिक अधिकार माना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन और इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है, अस्पृश्यता किसके आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है? ऑप्शन है लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, वंश के आधार पर या फिर शारीरिक विकलांगता के आधार पर। दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा जाति के आधार पर, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। जो अस्पृश्यता है मूलतः जाति के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है। मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या फिर राष्ट्रपति। तो दोस्तों जो मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है वो है राज्यपाल। ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्यपाल किसी भी बहुमत प्राप्त दल के नेता को, जिसे सर्वसम्मति से चुना जाता है, मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त करता है। यदि किसी भी दल को विधानसभा में बहुमत हासिल नहीं हो पाता है तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त करता है
जो विधानसभा के पटल पर अपना बहुमत साबित कर सकता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? ऑप्शन है हमारे पास मुख्यमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री। तो दोस्तों राज्यपाल को नियुक्त करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों केंद्र सरकार की जो अनुशंसा पर राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और राज्यपाल का पद पर्यंत पद माना जाता है, अर्थात राष्ट्रपति जब चाहे राज्यपाल को हटा सकता है या उसका ट्रांसफर स्थानांतरण कर सकता है। संवैधानिक रूप से अगर देखें तो राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परंतु राष्ट्रपति इससे पहले भी इसको हटा सकता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? ऑप्शन है मुख्यमंत्री, सांसद और विधायक या फिर मंत्रियों की परिषद। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा सांसद। प्रधानमंत्री का चुनाव सांसदों के द्वारा किया जाता है। दोस्तों जो हमारी संसदीय प्रणाली है उसमें मुख्य जो प्रधानमंत्री का चुनाव लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों मतलब सांसदों द्वारा किया जाता है, और प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होने वाला जो व्यक्ति होता है वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, परंतु निम्न सदन यानी लोकसभा जो होती है उसमें उसे पूर्ण बहुमत प्राप्त होना आवश्यक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है? ऑप्शन है गृह मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है? पहले क्वेश्चन में भारत का पहला नागरिक पूछा गया था, इस क्वेश्चन में पूछा गया है राज्य का पहला नागरिक। ऑप्शन है गृह मंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या फिर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो इसका आंसर होगा दोस्तों राज्य का प्रथम नागरिक जो होता है वो राज्यपाल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 5। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा पाटिल, राहुल गांधी, रामनाथ कोविंद या फिर नरेंद्र मोदी। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आप सबको पता है, रामनाथ कोविंद जी हमारे वर्तमान राष्ट्रपति हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? ऑप्शन है सरकार का ढांचा, राजनीतिक दलों के नाम, नागरिकों के अधिकार या फिर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम। दोस्तों जो है भारत हमारा लोकतांत्रिक देश है, तो संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली में राजनीतिक दलों का विशेष महत्व होता है, परंतु भारत के संविधान में राजनीतिक दलों के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और भारतीय संविधान में सरकारी ढांचा, तंत्र, नागरिकों के अधिकार जो हैं या फिर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम का विस्तृत वर्णन किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामांकित करता है? ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या फिर राष्ट्रपति। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 82 नहीं मतलब इसको बोल सकते हैं 80 के पार्ट 2 में और चौथी अनुसूची के अंतर्गत राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनको राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा कुल 12 ऐसे व्यक्तियों का नामांकित किया जाता है जो विशिष्ट क्षेत्रों में विशेष उपलब्धि हासिल किए हों। राष्ट्रपति द्वारा उच्च सदन में सदस्यों को नामांकित किए जाने का प्रावधान आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ऐसे जो सदस्य होते हैं जिनको राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ऐसे सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का
होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 राष्ट्रपति आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष थे? ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या सी राजगोपालाचारी। दोस्तों जो भारत की संविधान सभा है उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे और जो क्या बोलते हैं उसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, वो संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सी राजगोपालाचारी माउंटबेटन के बाद भारत के गवर्नर जनरल बने थे। तो यहाँ पे जो पूछा गया है भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो ऑप्शन नंबर जो 2 है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था? ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। अभी पिछले ही क्वेश्चन में मैंने बताया था जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे जो भारतीय थे जो माउंटबेटन के बाद में बने थे वो थे सी राजगोपालाचारी। तो इसका ऑप्शन होगा सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। भारत का संविधान कब अपनाया गया? ऑप्शन है 26 नवंबर 1947, 26 नवंबर 1949 या 26 जनवरी 1950 या फिर 15 अगस्त 1947। दोस्तों भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, परंतु इसे जब पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। तो जो भारत में पहला संविधान स्वाधीनता दिवस है वो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो है भारत का संविधान कब अपनाया गया था, तो इसका ऑप्शन होगा दोस्तों 26 नवंबर 1949। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी? ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी राजगोपालाचारी या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो इसका ऑप्शन होगा दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर 1। जो भारत में रियासतों का एकीकरण किया था उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निर्णायक भूमिका निभाई थी। स्वतंत्रता के समय भारत में कुल 565 देशी रियासतें थी। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था तब स्वतंत्रता के समय भारत में कुल 565 देशी रियासतें थी जो पूरी तरह स्वतंत्र थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामलों में कार्य करता है? ऑप्शन है राज्य सरकार और स्थानीय सरकारी निकाय, केंद्र शासित प्रदेश, स्थानीय सरकारी निकाय या फिर केंद्र सरकार और राज्य सरकारें। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा इसका होगा ऑप्शन नंबर 4, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें। भारत के जो संविधान है उसकी समवर्ती सूची के मामलों में केंद्र सरकार और राज्य सरकारें कार्य करती हैं। इसका मतलब है समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर केंद्र ये संसद एवं राज्यों की विधानसभा दोनों कानून का निर्माण कर सकते हैं। जो समवर्ती सूची के विषय होते हैं उनके ऊपर केंद्र ये संसद तथा राज्य की जो विधानसभा है दोनों ही कानून निर्माण कर सकती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? ऑप्शन है नादिर शाह, अलीवर्दी खान, बुरहान उल मुल्क, मुर्शिद कुली खान। तो जो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4,
मुशीर्द कुली खान। दोस्तों जो 18वीं सदी में मुशीर्द कुली खान था, उनके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। मुशीर्द कुली खान का उत्तराधिकारी अलीवर्दी खान था, जिसके नेतृत्व में बंगाल एक शक्तिशाली राज्य बना। तो जो हमसे पूछा गया वो है कि बंगाल किसके नेतृत्व में मुगल नियंत्रण से अलग हुआ, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा? ऑप्शन है बाजीराव प्रथम, बाजीराव द्वितीय, बहादुर शाह जफर या फिर नाना साहेब। दोस्तों कानपुर के शासक जो नाना साहेब थे, उन्होंने स्वयं को पेशवा के रूप में पेश किया था। इन्होंने कानपुर में 1857 की जो क्रांति हुई थी उनका नेतृत्व भी किया था। नाना साहेब मराठा पेशवा बाजीराव सेकंड के गोद लिए हुए पुत्र थे, इसलिए उन्होंने अपने आप को पेशवा के रूप में प्रस्तुत किया। तो जो कानपुर के शासक थे नाना साहेब, उन्होंने अपने आप को पेशवा कहा। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि होगी। अगर आपको सामाजिक अध्ययन में बच्चों को कारखाने का टॉपिक पढ़ाना है कि कारखाना क्या होता है, उसमें क्या होता है, तो उसके लिए सर्वश्रेष्ठ विधि क्या होगी? ऑप्शन है किसी विशेषज्ञ को नियंत्रित करना, किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना, या फिर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना, या फिर एक कहानी सुनाना। तो दोस्तों कारखाने के संदर्भ में अगर हमें पढ़ाना है तो सबसे उपयोगी विधि होगी किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है? ऑप्शन है रामकृष्ण मिशन, सत्यशोध समाज, सेवा समाज या ब्रह्मा समाज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों रामकृष्ण मिशन। 1 मई 1897 को कोलकाता के समीप बेलूर नामक स्थान पर स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी, जो उपनिषद में आस्था रखता है। यह संगठन जो है वो दूसरों की सेवा और परोपकार के कर्मयोग, जो परोपकार है उसी को अपना कर्मयोग मानता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 रामकृष्ण मिशन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है वायु दाब, वायु दिशा, वायु तापमान, वायु वेग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वायु की दिशा नापने के काम में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है? मध्यमंडल, बाह्य वायुमंडल, बहिर्मंडल, समताप मंडल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों बाह्य वायुमंडल। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है कहलाती है? ऑप्शन है जैव भूगोल, जनसंख्यांकी, मानव भूगोल या नगरीय भूगोल। तो जो भूगोल की शाखा मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है वह है जनसांख्यिकी। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। किसने देश की नदी घाटी परियोजनाओं को पुनरुत्थित भारत का नवीन मंदिर बताया है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नदी घाटी परियोजनाओं को जो पुनरुत्थित करने का है ये भारत का नवीन मंदिर बताया है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका आंसर होगा। आगे है किस नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है? तो दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है दोस्तों। ये जो एमसीक्यू नहीं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इनमें अगर आप मान लीजिए 30 क्वेश्चंस को भी सुनते हैं, देखते हैं या फिर पढ़ते हैं तो इसमें से मान 20 क्वेश्चंस यानी कि लगभग 70% के आसपास आपके दिमाग में रहने वाला है, जो प्रत्येक एग्ज़ाम है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उसके लिहाज से इम्पोर्टेंट है। तो अगला है चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? तो चांद बावड़ी जो है वो आबानेरी दौसा राजस्थान में स्थित है। एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर कौन सी है?
तो जो इंदिरा गांधी नहर है वो एशिया की सबसे बड़ी मैन मेड नहर है। आगे है, राजस्थान में आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना है? तो जो माही बजाज सागर परियोजना है वो आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए परियोजना है, बहुउद्देशीय परियोजना है। आगे है, माही बजाज सागर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो जो ये परियोजना है माही बजाज सागर परियोजना, ये राजस्थान एवं गुजरात की संयुक्त परियोजना है। आगे है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी है? जो छोटी छोटी नहरें हैं उसके साथ जो जुड़ी हुई हैं, सहायक नदियाँ कह सकते हैं, नहरें कह सकते हैं, उनकी जो संख्या है वो है 7। आगे है, भाखड़ा नांगल परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? आंसर होगा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। इन तीनों जो स्टेट हैं इनकी संयुक्त परियोजना है भाखड़ा नांगल परियोजना। आगे है, मेजा बांध किस जिले में स्थित है, वह किस नदी पर है? जो मेजा बांध है दोस्तों भीलवाड़ा राजस्थान में स्थित है, वह कोठारी नदी के ऊपर स्थित है। आगे है, म्यूराक्सी व फरक्का परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो जो ये मयूराक्षी व फरक्का परियोजना है इनका सीधा संबंध पश्चिम बंगाल से है। पश्चिम बंगाल, इसको थोड़ा ठीक कर लेना दोस्तों, पश्चिम बंगाल राज्य से है। राजस्थान में राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में है? तो राजस्थान में जो राणा प्रताप सागर है वो चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। आगे है, ताल छापर किस जिले में स्थित है, वह क्यों प्रसिद्ध है? तो जो चूरू के राजस्थान के चूरू जिले में ताल छापर अभयारण्य है वह काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। आगे है, सोन अम्बा कमला परियोजना से किन जिलों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है? तो राजस्थान में जो ये सोन अम्बा कमला परियोजना है इनसे किन जिलों की सिंचाई की सुविधा है, वो है डूंगरपुर और उदयपुर। आगे है, राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया था? राजसमंद झील का निर्माण राणा राज सिंह ने करवाया था। आगे है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस झील का निर्माण करवाया? तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। आगे है, पांचना बांध कहाँ स्थित है? तो ये भी राजस्थान के करौली में स्थित है। आगे देखते हैं, तापी बावड़ी कहाँ स्थित है? तो तापी बावड़ी भी राजस्थान के जोधपुर में स्थित है। तापी बावड़ी जो है वो राजस्थान के जोधपुर में स्थित है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है, विनाता की बावड़ी कहाँ स्थित है? तो विनाता की बावड़ी जो है वो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है। आगे है, भाड़ा रेंज बावड़ी कहाँ स्थित है? भाड़ा रेंज बावड़ी भी राजस्थान के दौसा में स्थित है। आगे है, सिटी ऑफ स्टेप वेल्स किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन हमारे सामने आएंगे तो उसमें से आपको सिलेक्ट करना है। उदयपुर, सिटी ऑफ स्टेप वेल्स उदयपुर को कहा जा रहा है। उम्मीद है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत ही छोटे छोटे आंसर हैं, याद रखने वाले हैं। आप सुनिए, सुनने से 70-80% माइंड में रुकता है। ये सत्य है कि अगर आप पढ़ते भी नहीं हैं, ध्यान से भी नहीं, अगर ध्यान भी नहीं देते हैं, सिर्फ सुनते हैं, अगर आपके माइंड में बात जा रही है, ये क्वेश्चंस जो छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये अगर आपके माइंड में जा रहे हैं तो उससे आपको 70% लगभग याद रहने के चांसेस रहते हैं। इसलिए ये जो सीरीज है ये शॉर्ट क्वेश्चंस पे बेस है, क्योंकि थ्योरी पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है कि आप क्वेश्चंस सुनो। अगर क्वेश्चन सुनोगे तो आंसर याद रहने के ज़्यादा वो है, संभावनाएं हैं। आगे है, गडीसर व गजरूप सागर किस जिले के प्रसिद्ध तालाब हैं? तो ये जो राजस्थान का जैसलमेर जिला है इसमें गडीसर व गजरूप सागर प्रसिद्ध तालाब हैं। आगे है, सेनापानी व बानकिया तालाब किस जिले में है? तो ये चित्तौड़गढ़ में है। आगे है, हेमाबास तालाब किस जिले में स्थित है? तो ये है पाली जिले में।
आगे है सरेरी व मेजा तालाब कहाँ स्थित हैं, तो ये है भीलवाड़ा में। आगे है बाकली बांध किस जिले में स्थित है, तो बाकली जो बांध है वो जालौर जिले में स्थित है। आगे है नवलखा झील किस जिले में स्थित है, तो जो बूंदी है उसमें नवलखा झील स्थित है। आगे है नो चौकी झील किस जिले में स्थित है, तो ये है राजसमंद में। आगे है पिछोला व फतेह सागर झील किस जिले में स्थित है, तो फिर से वही उदयपुर में स्थित हैं। आगे है सरदार संबंध झील किस जिले में स्थित है, तो ये राजस्थान के पाली जिले में स्थित है। आगे है किसी नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है, किसी नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है, इसमें यह है किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है, तो जो महानदी है उसको उड़ीसा का शोक कहा जाता है। अभी थोड़ी देर पहले ऐसा ही आपने एक क्वेश्चन और देखा था। आगे है टोरडी सागर बांध किस जिले में स्थित है, तो ये है टोंक जिले में। दोस्तों आज टाइम आपके टाइम को देखते हुए आज के क्वेश्चन यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। आज 30 ही क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट जो सीरीज करेंगे, ये जो 10th क्लास की सोशल साइंस की सीरीज जो रहने वाली है, ये 500 क्वेश्चन की रहेगी। और आज 30 ही कर लेते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे और इसमें से आपको बहुत सारे आते भी होंगे। अगर नहीं आते तो भी आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, तो आपको याद रह जाएंगे और आपको ये सभी एग्जाम्स में काम आने वाले हैं। तो अगली वीडियो तक दोस्तों मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए, क्योंकि भागदौड़ भरी ज़िंदगी में आपको पता है खुशियाँ मायने रखती हैं। इट्स मी तेज साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।